नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जहां पर हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग को अंडरस्टैंड किया और कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स को अंडरस्टैंड किया। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के आपका सेकंड जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज द यूनिट नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आपकी यूनिट नंबर 3 का टाइटल रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ध्यान दीजिएगा, आपके एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करते हो और एंटायर सिलेबस के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई यूनिट रहने वाली है तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपकी यूनिट नंबर 3 रहने वाली है। सबसे ज्यादा वेटेज की अगर कोई यूनिट रहने वाली है तो सर वो आपकी यूनिट नंबर 3 रहने वाली है। लेकिन मैं कहूंगा सबसे आसान अगर कोई यूनिट है ना तो वो क्या रहेगी, आपकी यूनिट नंबर 3 रहेगी। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो सर ये एक ऐसी यूनिट है जहां पर आपको कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाली यूनिट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपके टोटल पेपर का 30% कंट्रीब्यूट करने वाली है। यस पीपल, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये वाली जो यूनिट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 30% मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करेगी, माने 90 नंबर का पेपर रहेगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं इस यूनिट से आपको करीब करीब मोटा मोटा आप लोग ये मान करके चले 27 नंबर के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और कुल मिलाकर के अगर आप लोग इस यूनिट की बात करते हैं तो इस यूनिट के अंदर करीब करीब 4 से लेके 5 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये बात क्लियर हो गई, यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आसान है और सबसे बड़ी यूनिट भी है, सबसे ज्यादा वेटेज की भी है, लेकिन ये बताइए हमें एग्जैक्टली कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग मोटा मोटा रफली ये आइडिया लेकर के चले कि सर हमें टोटल 4 से लेके 5 चैप्टर यूनिट नंबर 3 के अंदर स्टडी करने हैं। जहां पर सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहेगा दैट इज चैप्टर नंबर 5। और सर चैप्टर नंबर 5 का टाइटल क्या रहेगा, जरा कोर फरमाइएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा, जिसको हम लोग आज के अपने वीडियो लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हो तो सर ये आपका लीवरेज एनालिसिस करके रहेगा, आसान सा चैप्टर है। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके। अब ध्यान दीजिएगा, ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसी तरीके से ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। तो यहां पे बुनियादी तौर पे हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर काम करना है। उसके बाद हमें फाइनल जो कंक्लूजन है वो ईपीएस की फॉर्म में, माने अर्निंग पर शेयर की फॉर्म में निकालना है। मोटा मोटा रफली आप लोग ये आइडिया यहां पर लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो 8वां चैप्टर रहेगा और आपकी यूनिट नंबर 3 का चौथा चैप्टर रहेगा सर वो आपका वैल्यू ऑफ फर्म करके रहेगा। और लास्ट एंड फाइनल जो चैप्टर रहेगा दैट इज चैप्टर नंबर 9 माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फैक्टर्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर ये 4 से लेके 5 चैप्टर अगर आप लोग स्टडी कर लेते हैं तो आपका जो यूनिट नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंसिंग डिसीजन वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 27 नंबर के जो न्यूमेरिकल प्लस में जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आप उनको इजीली बड़े प्यार से बड़े प्रेम से आंसर कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बातें? तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स यूनिट नंबर 3 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लैरिटी मिल गया होगा। अब सवाल आता है कि सर हमें आज के क्लास के अंदर क्या स्टार्ट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करना है। और क्योंकि हमारी रेगुलर सीक्वेंसिंग का ये हमारा 5वां चैप्टर रहेगा तो 5वें चैप्टर से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ बुनियादी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मूव ऑन करना है। तो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है सर आपके चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंटेंट क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपको पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सर किसी भी फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने तरीके
तरीके की होती हैं और एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर कैसे किया जाता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आप लोग कॉस्ट ऑफ बॉन्ड एंड द डिबेंचर को पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को पढ़ेंगे, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग WACC मेथड के नाम से जानते हैं, ये कुछ टॉपिक है। और लास्ट में जाके ना हम लोग ग्रेड इलिस्ट्रेशन को करेंगे। हालांकि ग्रेड इलिस्ट्रेशन है वो हम लोग टॉपिक वाइज अपने रेगुलर लेक्चर के अंदर ही करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये वो सारे टॉपिक रहेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन के बिहा पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग रेगुलर मोड के अंदर परस्यू कर रहे हो, एसएल के स्टूडेंट हो यानी कि डिस्टेंस या ओपन से अगर आप लोग कर रहे हो, या एनसी वेब कैटेगरी के भी अगर आप लोग स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में, तो आपको केवल यही टॉपिक स्टडी करने हैं। जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा, ये सारे टॉपिक आपका मेक श्योर करके कंप्लीट होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के, और आपकी यूनिट नंबर 3 को लेकर के, उसके टाइटल को लेकर के, उसके वेटेज को लेकर के, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के और नंबर ऑफ चैप्टर्स को लेकर के। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा अभी हमें क्या करना है। सबसे पहला जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माने हमें पढ़ना है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग टेक्निकली थोड़ा सा सोचेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको यहीं से क्लैरिटी होगा। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमने क्या लिखा है सर, हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो यहां पे दो अलग अलग शब्द हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, लागत। वैसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करेंगे सर, इसको आप लोग क्या कहोगे, कीमत। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी फर्म के अंदर, यहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जगह में एक शब्द यूज कर रहा हूं सर, हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी फर्म के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो किसी भी फर्म के अंदर ना जो भी कैपिटल आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उस कैपिटल को इस्तेमाल करने के लिए, उस कैपिटल को यूज करने के लिए आपके बिजनेस को एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। उस कॉस्ट को, उस कीमत को क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हो। समझ में आई मेरी बातें? तो यहां पे आपको बुनियादी तौर पे यही चीज आपको समझनी है। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया सर, बिजनेस जो है आपके कैपिटल का इस्तेमाल करने के लिए जो भी प्राइस पे करता है ना, उस प्राइस को ही आप लोग क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कहोगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द प्राइस पेड बाय ए बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस आपका ओनर पे नहीं करेगा, ये प्राइस कौन पे करेगा सर, आपका बिजनेस पे करेगा। समझ में आया? तो जो भी प्राइस बिजनेस पे करता है कैपिटल को यूज करने में, उस प्राइस को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हो, यहां पर बुनियादी तौर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लेबर रखा, उस लेबर का पेमेंट आपने कर दिया। जैसे अगर आप लोग रेंट के पेमेंट की बात करते हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आप लोग पेमेंट की बात कीजिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहां पे क्योंकि हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं, एक शब्द की बात कर रहे हैं, कैपिटल। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है ना, अलग अलग सोर्सेज से किसी भी फर्म के पास होता है। सर सोर्सेज का मतलब क्या है सर, कैपिटल आया कहां से। एक तो आपका मोटा मोटा तरीका ये हो सकता है कि जो आपका ओनर है बिजनेस का, उसका खुद का पैसा हो, लेकिन ये बहुत कम सिचुएशन के अंदर देखने को मिलता है। मैक्सिमम टाइम जो पैसा होता है ना, वो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर का होता है, अलग अलग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का होता है, अलग अलग बैंक्स और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये देना है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, मोटा मोटा रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग ए फंड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं कि आपके जो अलग अलग कैपिटल रेज करने के जो सोर्स है ना, कैपिटल फंड, या फिर आप लोग कह दीजिए जो आपका फंड रेज करने के जो अलग अलग सोर्सेज हैं, उनको जो भी आपको बेसिकली कॉस्ट पे करना पड़ता है सर, वो क्या कहलाएगा सर, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। मोटा मोटा आप लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस से मैं कोई भी इन्वेस्टर हूं, ठीक है,
अब आप लोग क्या कहेंगे सर, किसी भी इन्वेस्टर की बात करेंगे, कोई भी इन्वेस्टर है वो किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर, लेट अस से मैंने XYZ कोई भी फर्म है, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टर है ना, ये अपना पैसा अगर इस फर्म के अंदर डालेगा तो यहां पे ये इसको कैपिटल की तरह यूज करेगा। मोटा मोटा समझ में आया? तो बिजनेस ने क्या किया सर, इसको कैपिटल की तरह यूज किया। लेकिन सवाल ये है कि इस इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा सर, इस इन्वेस्टर को यहां पे रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा सर? रिटर्न मिलेगा। यानी कि ये जो रिटर्न के लालच में ना कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, और ये जो रिटर्न है इसको पे कौन करेगा सर? ये आपका बिजनेस पे करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर, इस बिजनेस को अगर इस इन्वेस्टर के पैसे को कैपिटल की टर्म में यूज करना है तो इसको रिटर्न देना पड़ेगा। सर ये रिटर्न ही क्या होता है सर? ये वो आपकी कीमत है सर, ये वो कॉस्ट है जो बिजनेस पे करता है इस कैपिटल को यूज करने के लिए। तो मोटा मोटा आपको एक क्लैरिटी हो गया होगा कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग सोर्स रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप लोग सोर्स की बात करते हो तो आप सभी ने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर हो गया, आप सभी ने पढ़ा होगा प्रीफरेंस शेयर होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा डिबेंचर हो गया। कई बार हम लोग रिटेन्ड अर्निंग की भी बात करते हैं। ये तमाम ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनका हम लोग आगे जाके भी इस्तेमाल करेंगे। और ये सर क्या है, ये आपके सोर्सेज ही कहलाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैपिटल के फॉर्म में हम लोग यहां से फंड को रेज करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जामिनेशन के अंदर कैसे लिखना है ये मैं आपको समझा देता हूं। एक तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। मैंने बताया सोर्स क्या हो सकते हैं सर, इक्विटी शेयर हो सकता है सर, आपका प्रीफरेंस शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, और आपका रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है। दीज ऑल आर द सोर्स। ये क्या होते हैं सर? आपके सोर्स होते हैं जहां से कोई भी बिजनेस एक तरीके से कैपिटल को एक तरीके से रेज करता है, ठीक है। तो आई होप कि इस बात का क्लैरिटी आपको हो गया होगा कि सर जब भी आपसे मैं कहूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बिजनेस को एक कॉस्ट पे करना पड़ता है, एक प्राइस पे करना पड़ता है किसी भी फंड को रेज करने के लिए या उस पैसे को वापरने के लिए, यूज करने के लिए। वही क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के अंदर यहां पे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो मैंने आपको इतना इनफ डेटा प्रोवाइड कर दिया है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने फाइनल आंसर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसको आप लोग अलग अलग नामों से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो न्यूमेरिकल जब आप लोग सोल्व करें ना तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो कहता है आपको MARR कैलकुलेट करना है, MARR का फुल फॉर्म होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। MARR का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये किसका दूसरा नाम है सर? आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम है। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर रेट ऑफ रिटर्न का भी मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अगर एग्जामिनर आपको कट ऑफ रेट की बात करता है तो कट ऑफ रेट भी अपने आप में क्या होता है? आपका बुनियादी तौर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो मैं क्या कह दूं, मैं ये कह सकता हूं सर इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जहां पे सबसे पहला नाम आपका क्या रहेगा? रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, दूसरा आपका कट ऑफ रेट रहेगा, और तीसरा आपका MARR रहेगा, जिसको आप लोग मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं जहां पे अलग अलग नाम देकर के बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ना आपके क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कट ऑफ रेट हो गया, एंड MARR, दीज ऑल आर द अल्टरनेट नेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको इस चीज का क्लैरिटी मिला होगा कि भाई साहब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या रहेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमें पढ़ना क्या है, स्टडी क्या करना है, ठीक है। अब जो जो बातें मैं बताऊंगा ना आज की क्लास के अंदर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, आज सेकंड क्लास से आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज गौर फरमाइएगा, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपकी सेकंड क्लास का बेस रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, कई बार एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सर आपका कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होता है ना उसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग कहेंगे कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर के ऊपर, उन फैक्टर्स की जानकारी आपको
देनी है। तो जरा गौर फरमाइएगा, फैक्टर आपके इंटरनल हो सकते हैं, फैक्टर आपके एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल फैक्टर को आप क्या कहेंगे, यहां पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो यानी कि कुछ ऐसे बेसिकली फैक्टर का मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे कंपोनेंट जो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करते हैं, वो तमाम चीजें क्या कहलाएंगी, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म कहलाएंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर आप लोग बात करते हो, ये इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द सवरल यानी कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये आपको याद रखना है, इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। ये जो आपके फैक्टर हैं डिटरमाइन करते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर एंड लेंडर्स फॉर प्रोवाइडिंग द फंड। समझ में आया, यही वो फैक्टर है जो आपका डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। क्या सर, आपका जो भी रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर है और जो भी आपका लेंडर के द्वारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो उसने किसके बदले में चाहता है, सर जो उसने फंड को प्रोवाइड किया है टू ए कंपनी। द मेजर फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग दो फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर रहेगा आरएफआर, जिसको आप लोग रिस्क फ्री इंटरेस्ट की बात करते हैं, और जो सेकंड फैक्टर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका बिजनेस रिस्क रहेगा। अब इसके अलावा भी देयर आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट, जिनको हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे, लेकिन यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को ना आपको अच्छे से पढ़ना है कि अगर आप लोग मेजर फैक्टर्स की बात करते हैं जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, तो वहां पर सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम किसका आएगा, आरएफआर का आएगा। आरएफआर बोले तो आप लोग समझ गए, इसका फुल फॉर्म होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये आप लोग क्या रहेंगे, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। अब सवाल आता है, सर ये जो आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए बताइए। अगर आप लोग समझ गए तो सर आपका एक रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब क्या होगा, सर आप लोग कहेंगे अगर आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करना है तो ये आपका एक रिटर्न होता है जो अर्न्ड होता है, ध्यान से समझिएगा, जो कमाया गया होता है ऑन इन्वेस्टमेंट दैट हैव ऑलमोस्ट नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। समझ में आया, यानी कि आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है, समझ में आया, आपने क्या किया है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आपका ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका ऑलमोस्ट कैसा है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब इस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। ठीक है, जिस रेट के ऊपर मिलेगा सर वो आपका रेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो रिस्क फ्री इंटरेस्ट इज द रिटर्न अर्न्ड ऑन ए इन्वेस्टमेंट दैट इज हैव ऑलमोस्ट नो रिस्क। ठीक है, जहां पे अनसर्टेनिटी ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे अगर आप लोग इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेजरी बिल्स हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, ये कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जो आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। ठीक है, ये क्लियर रहा, रिस्क फ्री जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसका क्या मतलब रहा। सर आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर इसका इफेक्ट क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा, इफ द इट फॉर्म्स द बेस और ए मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। तो ये बहुत कॉमन बात होगी कि सर आपका जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए मिनिमम और जो बेस आपका रिटर्न रहेगा ना, इसको कौन फॉर्म करता है, सर ये फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके अलावा इफ द रिस्क फ्री रेट इंक्रीज, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रिस्क फ्री रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इन्वेस्टर डिमांड हायर रिटर्न फ्रॉम ऑल इन्वेस्टमेंट। समझ में, तो अगर आपका रिस्क फ्री रेट इंक्रीज हो गया तो इन्वेस्टर ने क्या किया, हायर डिमांड के एक तरीके से तमाम इन्वेस्टमेंट से एक तरीके से रखा। ठीक है, यानी कि ज्यादा जो आपका रिटर्न एक तरीके से डिमांड किया। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट आल्सो इंक्रीजिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अब इसका रिलेशनशिप को आपको समझना है, ये एक हेडलाइन है या फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इस एंटायर टॉपिक को डिकोड कर देगा। अगर आपका रिस्क फ्री रेट, माने आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पर ऑलमोस्ट रिस्क जीरो है, ठीक है, जहां पर ऑलमोस्ट रिस्क जीरो है, तो आप लोग मान करके चले कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या रहेगा,
रहेगा, ज्यादा रहेगा। माने जो रिटर्न है ना, रिटर्न जो आपके इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से वो उसको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, रिस्क फ्री रेट अगर आपका इंक्रीज हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होएगा, रिस्क फ्री इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके से रिटर्न होता है, हमने पढ़ा था। किसके प्रोस्पेक्टिव में बात करते हो? अगर आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हो, ठीक है। तो जब आपका रिस्क जो है कम होता जा रहा है, रिस्क फ्री रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रिस्क डाउन हो रहा है, ठीक है। रिस्क डाउन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी नोटबुक के अंदर डाल लेना है। गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार यहां से सवाल पूछा जाता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इस टॉपिक को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला जो टॉपिक है, जो पहला फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म को अफेक्ट करता है, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर रही होगी, इसके रिलेशन को आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, आपके बिजनेस का रिस्क है, ठीक है। अब मेरे को आप लोग बताओ किसी भी बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क हो सकता है। देखिए बिजनेस चलता ही रिस्क के ऊपर है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है, जब भी मैं रिस्क की बात करूंगा ना तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रिस्क का मतलब एग्जामिनेशन के अंदर क्या लिखे, तो एक शब्द होता है जिसको आप लोग कहते हो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ठीक है। तो रिस्क का मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया ना। तो यहां पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, अगर आप लोग बिजनेस रिस्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिजनेस रिस्क की बात करते हैं, तो डिफाइन कर सकता है अनसर्टेनिटी इन द फर्म ऑपरेटिंग इनकम। समझ में है? जो फर्म की जो भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, जिसको अच्छा ये भी ध्यान रखना, ऑपरेटिंग इनकम को आप लोग क्या कह रहे हो, सर ईबीआईटी कह रहे हो। मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो इसी को आप लोग फर्म्स की ऑपरेटिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आपको क्या गिवन है, आपका फर्म्स का ऑपरेटिंग इनकम गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमें क्या गिवन है, हमें फर्म का ऑपरेटिंग इनकम गिवन है। तो वो जो आपका फर्म का ऑपरेटिंग इनकम है माय डियर फ्रेंड्स, वही क्या है, आपका ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। क्लियर है? कुल मिलाकर के बिजनेस रिस्क का मतलब होता है बिजनेस के अंदर आने वाली अनिश्चितताएं, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस रिस्क कहलाएगा। और जितना ज्यादा रिस्क होगा ना उतना कम आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, और जितना रिस्क फ्री बिजनेस होगा ना उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। समझ में है? अब यहाँ पे सवाल आता है बिजनेस रिस्क के कारण क्या होते हैं। देखिए अगर आप लोग बिजनेस रिस्क के कॉजेस की बात करते हो तो देयर आर द एन नंबर ऑफ द फैक्टर जो आपके कॉज बनते हैं बिजनेस रिस्क के, लेकिन कुछ फ्यू को हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, आप जिस प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर डील करते हैं उसकी डिमांड फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अब ये पहला फैक्टर है, डिमांड ऊपर नीचे होने की वजह से भी माय डियर फ्रेंड्स आपका किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सर बिजनेस रिस्क में जाता है, ठीक है। दूसरा रहेगा सर कंपटीशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, और कंपटीशन इंक्रीज अगर आपका होता है ना तो आपके बिजनेस के ऊपर रिस्क एक तरीके से मंडराता है। तो रिस्क का एक बड़ा कारण कंपटीशन भी होता है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक बड़ा कारण है रिस्क के बिजनेस का। इसी तरीके से हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ये भी आपका क्या रहेगा, बिजनेस रिस्क का एक बड़ा कारण रहेगा। एंड आप लोग कहेंगे इकोनॉमिक कंडीशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। और आपकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, ठीक है ना, दीज ऑल आर द फैक्टर्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके बिजनेस के रिस्क के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इनको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। और जब भी आप लोग बिजनेस रिस्क की बात करेंगे ना तो इन तमाम पॉइंट्स को आपको अपने कंसीडरेशन के अंदर, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक सेकंड टॉपिक था जो हमने पढ़ा। अब यहां पर बात आती है सर इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन रिस्क का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कंपनीज विद हायर बिजनेस रिस्क, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंपनी जिनके अंदर बिजनेस रिस्क ज्यादा होता है मस्ट ऑफर हायर
रिटर्न टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर। ये ध्यान दीजिएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जिन बिजनेसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड, जहां पर जिन भी बिजनेसेस के अंदर आपको रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से बचेगा। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अमूमन इस तरीके की जो कंपनी है हायर रिटर्न उनको क्या करती है, ऑफर करती है। एंड यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्टेबल बिजनेस रिक्वायर द लोअर रिटर्न। समझ में? अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है, रिस्क फ्री है, तो उनको क्या होता है, वहां पे लोअर रिटर्न भी अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर लेगा। कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी जो बिजनेसेस हैं या कंपनीज हैं जो हायर रिस्क के अंदर हैं, वो ज्यादा आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या करती हैं, एक तरीके से अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर करती हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस रिस्क बिल्कुल लो है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग स्टार्टअप टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रिस्क का जो डायरेक्ट संबंध है ना, आप लोग ये कह देंगे सर किसके साथ रहेगा, आपके रिटर्न के साथ रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक शब्द में ऐसे डिफाइन करूंगा, रिस्क का जो डायरेक्ट संबंध है वो किसके साथ रहेगा, आर बोले तो रिटर्न, और रिटर्न का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर रहा, आपको समझ में आया। अब यहाँ पे फाइनल आंसर में अगर आप इसको रिलेशन को जस्टिफाई करना चाहे तो बिजनेस रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा, बिजनेस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो आपको लोअर रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिजनेस जितने भी स्टेबल होते हैं वो अमूमन लोअर रेट आपको ऑफर करते हैं, और जितने भी बिजनेस है वो रिस्क के अंदर होते हैं ना, वो अमूमन आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न, ताकि इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करते, ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट थे जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके रखना है। अब सवाल आता है कि क्या सर यही आपके केवल कंपोनेंट है जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो आंसर है नो। ठीक है, अब इसके अलावा आपके बहुत सारे अदर फैक्टर हैं जिनको हमें जस्ट एक क्विक ग्लिम पास करना है, जस्ट एक बार हमें उनको गो थ्रो करना है। ठीक है, ये वाला तो मैं बता चुका हूं आपको, रिस्क फ्री इंटरेस्ट क्या होता है और बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, अब इनसे आगे अगर आप लोग बढ़ते हो तो आपके काफी सारे फैक्टर रहेंगे, जहां पर आपका तीसरे नंबर का जो फैक्टर रहेगा ना, वो क्या रहेगा, फाइनेंशियल रिस्क रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है आपका रिस्क जो भी है फिर डेट फाइनेंसिंग की वजह से ना, यानी कि आपका जो डेट फाइनेंस है उसकी वजह से जो भी रिस्क होता है सर वो कहां पर जाता है, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंपैक्ट करता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, रिस्क ड्यू टू द यूज ऑफ ए डेट फाइनेंसिंग। ठीक है ना, अगर आप लोग यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग को यूज करते हैं, ठीक है, किसको यूज करते हैं, डेट फाइनेंसिंग को यूज करते हैं, तो वहां पे जो रिस्क है ना वो भी जिम्मेदार रहेगा किसके लिए, सर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। अगर आपका हायर डेट है तो हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। मैंने बताया जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतना रेट ऑफ रिटर्न कंपनीज ऑफर करती है अपने इन्वेस्टर को सस्टेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इससे अगले वाला जो फैक्टर रहेगा उसको भी जरूर गौर फरमाइएगा। सर ये आपका मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यस, मार्केट कंडीशन भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर प्रभाव डालती है, जैसे इन्फ्लेशन का क्या सीन है, इंटरेस्ट रेट्स का क्या सीन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या सीन है। ध्यान दीजिएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस अगर रहेंगी तो वो आपकी कॉस्ट को क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। मान रिस्क जहां पर बढ़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पांचवा जो फैक्टर रहेगा सर वो रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेट और इक्विटी का क्या मिक्स है, क्या रेशियो है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी ये क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर आपका इंप्रूव मिक्स इंक्रीज करता है कॉस्ट को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से टैक्स पॉलिसीज की बात करते हो या टैक्सेशन पॉलिसीज की बात करते हो तो ध्यान दीजिएगा, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ए फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आपके फाइनेंसिंग जो कॉस्ट है उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा है ये भी डिपेंड करता है। टैक्स बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो ये रिड्यूस करता है डेट कॉस्ट को। ठीक है, अब इसी तरीके से इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन भी होती है, क्रेडिट
शीट की रेटिंग भी होती है, इसी तरीके से फर्म का साइज और रेपुटेशन भी होता है, उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट भी होता है। जैसे अगर आप लोग फर्म के साइज एंड रेपुटेशन की बात करते हैं तो आपकी फर्म की मार्केट इमेज और उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी आपका रिटर्न डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेहतरीन रेपुटेशन है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर रेपुटेशन के ऊपर, मार्केट इमेज के ऊपर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न चिन्ह है, तो रिटर्न आपको वहां पे अमूमन ज्यादा देखने को मिलता है, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको ज्यादा बेहतर इंप्रूव देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग की बात करते हो तो ये ध्यान दीजिएगा, फर्म की जो क्रेडिट वर्दीनेस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बेटर रेटिंग अगर आपकी फर्म की है तो आपका लोअर बोरोविंग कॉस्ट रहेगा, और अगर आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, वर्दीनेस है, वो अगर खराब है तो आपका हायर जो आपका जो रेट है वो रहेगा। ठीक है, एंड आगे अगर आप लोग बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल कंपोनेंट की, तो ये छठा कंपोनेंट था। ठीक है, ये आपका सातवां कंपोनेंट था, ये आपका आठवां कंपोनेंट था, ये आपका नवा कंपोनेंट था, और इसी तरीके से ये हमारा 10वां कंपोनेंट है जो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करता है। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग द सिक्योरिटीज। ठीक है, हायर इश्यू कॉस्ट इंक्रीज द कॉस्ट। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। अगर आपका इश्यूइंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसे फैक्टर है जिनको आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी भी होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे लिखना कैसे। ठीक है, बाकी जो दो फैक्टर हमने पढ़े बिजनेस रिस्क को लेकर के, और आपका दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द RFR, जिसको आप लोग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। इनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्मेट के अंदर यहां से कई बार एग्जामिनेशन के अंदर फंस जाता है। ठीक है, क्लियर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बात समझ में आया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है ये बात भी आपने समझा दिया। क्या यहां पर ये चीज जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके की होती है या अलग अलग तरीके की होती है? तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के ना बड़े सारे सवाल बच्चों के मन में रहते हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। टाइप्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अगर आप लोग बात करते हो तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन दो कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 101% इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला आपका स्पेसिफिक कॉस्ट के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट रहेगा WACC, जिसका फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिहाफ पे। इसके अलावा भी बतेरे सारे पॉइंट हैं, उनको भी पढ़ना है, लेकिन उनको जस्ट गो थ्रो करना है। ये दोनों पॉइंट हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा, व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर आपने बता दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ द बेस के अंदर, जहां पे हम लोग पर्पज के बिहाफ पे भी इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो बेस है वो स्पेसिफिक कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आता है, इसको आप लोग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया सर अगर आप लोग यहाँ पे फंड के सोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग सोर्स रहते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए इक्विटी शेयर हो गया एक सोर्स है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, इक्विटी शेयर से आप बेसिकली फंड रेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, सर आपके प्रीफरेंस शेयर की आप लोग बात कर सकते हैं। सर आप लोग यहाँ पे बॉन्ड या डिबेंचर की बात कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका बॉन्ड या डिबेंचर हो सकता है। इसके अलावा एक फैक्टर आपका रिटेन्ड अर्निंग भी होता है। असल में रिटेन्ड अर्निंग भी एक सोर्स होता है, याद रखिएगा क्या बताया मैंने, आपका रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो दीज ऑल आर द सोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, जितने भी इंडिविजुअल सोर्स है ना हमारे पास, जैसे यहाँ पे आप लोग अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल सोर्स की बात कर रहे हो, तो इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग कैलकुलेट करें। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये रहेगा आपका स्पेसिफिक कॉस्ट की कैटेगरी के अंदर। अगर आपने कलेक्टिवली सबका टोटल कर दिया ना तो सर वो चला जाएगा WACC की कैटेगरी के अंदर। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बताया, सर हमारे पास जो आपके सोर्स ऑफ फंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये आपको क्लियर रहा, सोर्स ऑफ फंड है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग फंड के केस में, अगर इंडिविजुअल सोर्स के केस में आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो वो कहां पर आएगा, स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है,
देखिए क्या लिखना है, अगर आप लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट की बात करते हो तो स्पेसिफिक कॉस्ट आपका रेफर करता है द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सोर्स ऑफ ए फाइनेंस। समझ में आया? इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो कॉस्ट रहेगा, जो क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा, उसको रेफर करेगा। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न, ये अपने आप में क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड बाय प्रोवाइडर ऑफ ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ ए कैपिटल। समझ में आया? तो यानी कि ये आपका किसको डिफाइन करेगा सर, उस रेट को डिफाइन करेगा जो उसका प्रोवाइडर एक तरीके से एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर जब भी आप लोग स्पेसिफिक कॉस्ट की बात करेंगे तो जो भी आपका स्पेसिफिक इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पे सवाल ये आता है कि यहां पे आपको चार अलग अलग तरीके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ना है। इन चारों से सवाल आएगा सर। आपका पहला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग समझ गए होंगे, इक्विटी शेयर के पैसे से उसका, अगर आपने इक्विटी शेयर से पैसा लिया है या इक्विटी शेयर से पैसा एक तरीके से फंड रेज किया, ठीक है, तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, इसको आप लोग के ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, दूसरा रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल करके, इसको आप लोग के पी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या बॉन्ड या लोन करके रहेगा, इसको आप लोग के डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रहेगा, जिसको आप लोग के आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा बेसिकली सोर्स ऑफ फंड रेज है वो इक्विटी शेयर है, तो उसी के कॉस्ट को आप लोग कैलकुलेट करोगे। प्रीफरेंस शेयर के केस में प्रीफरेंस शेयर के कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। इसी तरीके से डिबेंचर और लोन का आप लोग पढ़ोगे और इसी तरीके से आप लोग रिटेन्ड अर्निंग को पढ़ने वाले हो। तो ये आपका पहला कैटेगरी रहेगा हमारा जो क्लास का, या फिर मैं कहूं हमारे जो सिलेबस का जो ऑलमोस्ट 80% जो सिलेबस है ना वो इन्हीं चार टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, 20% आपको WACC के ऊपर डिपेंड देखने को मिलेगा। तो WACC को भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर रहा, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है सर इस कैटेगरी के अंदर फीचर्स क्या रहेंगी। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स फीचर्स की बात करते हो तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करते हो सेपरेटली। क्या करते हो, सेपरेटली कैलकुलेट करते हो। क्या सेपरेटली कैलकुलेट करते हो, ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ठीक है, एंड यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम ए स्पेसिफिक सोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हमें सारे सोर्सेज के फंड रेज नहीं करना पड़ता है, हमें जरूरत होती है केवल एक सोर्स की। ठीक है, स्पेसिफिक सोर्स से अगर आप लोग फंड को रेज करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारा कौन मदद करेगा माय डियर फ्रेंड्स, यही वाला मेथड मदद करेगा। लास्ट एंड फाइनल ये कंपेयर करता है डिफरेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स को। ठीक है, अब अलग अलग अल्टरनेटिव, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, बॉन्ड एंड डिबेंचर हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, इनके बीच में कंपेयर करना है तो इंडिविजुअल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के बाद ही हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। ठीक है, रिलेटिव रख पाएंगे। तो ये भी आपका इस चीज के अंदर आपकी काफी हद तक मदद करता है। तो बताइए ये वाली कहानी आपको समझ में आई कि स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक फाइनेंसिंग सोर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। जस्ट लाइक आप शेयर कैपिटल की बात कर सकते हैं, प्रेफरेंस से शेयर कैपिटल की बात कर सकते हैं, डिबेंचर या बॉन्ड या लोन की बात कर सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसको आप लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। शॉर्ट एब्रिविएशन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, WACC रहेगा। ठीक है, अब जितने भी आपके पास फाइनेंस के सोर्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपका प्रेफरेंस शेयर हो, उसके बाद आपका इक्विटी शेयर हो, रिटेन्ड अर्निंग हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, कोई भी हो, ठीक है, सबका टोटल कर लेना। आपको क्या कर लेना है, सबका प्लस कर लेना। सबके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टोटल करना ही क्या कहलाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। माने ओवरऑल का आपने एवरेज ले लिया। ठीक है, तो यानी कि आप लोग यहां पे क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर आप लोग बात करेंगे तो इट इज द ओवरऑल एवरेज कॉस्ट। आपने क्या किया है, ओवरऑल का एवरेज कॉस्ट निकाल लिया है ऑफ द ऑल सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। अच्छा, ये किसके अकॉर्डिंग एवरेज निकलेगा, उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एवरेज निकलेगा इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आया, ये आपको याद रखना है। इट इज आल्सो कॉल्ड द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ ए कैपिटल। दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी थिंग, याद रखिएगा। ये क्या होता है सर, ये आपका कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, या फिर इसको आप लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, क्लियर रहा? तो ये आपका बेसिक सा तरीका है जिसको आपको एक बार अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके ना अच्छे से रिवाइज करना है। मैं बार बार आपको जो चीजें बता रहा हूं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज इन पर जरूर गौर फरमाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। चलिए अब यहाँ पे बात आती है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप सभी के सामने है। जस्ट फॉर्मूला ये रहेगा, आप लोग क्या कहोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल। ठीक है, आपको क्या करना है, डब्ल्यू आई और मल्टीप्लाई क्या करना है, के आई। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाए तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सर इसका डब्ल्यू आई का मीनिंग क्या होता है, वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ ए कैपिटल। तभी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली एक सोर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसी के वेट के हिसाब से पता चलेगा। तो वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल हो जाएगा। के आई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। समझ में है, यानी कि हर एक जो सोर्स है उसकी कॉस्ट को आप लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, के आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दोनों को आप लोग क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वी गेट द WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे काम किया जाएगा और यहाँ पर आप लोग ओवरऑल एवरेज के ऊपर काम करने वाले हो और यही आपका एक मास्टर पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फीचर्स की बात करते हो तो ये कंसीडर करता है ऑल सोर्सेज ऑफ ए फिनेंस को एंड ये यूज किया जाता है एज ए डिस्काउंटेड रेट इन द कैपिटल बज। ये आपको ध्यान रखना है, आपका ये तरीका कैसे यूज किया जाता है सर, डिस्काउंटेड रेट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और कहां पर, कैपिटल बज के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के हमारे मेजर ये दो ही पॉइंट रहेंगे, ये आपका सेकंड पॉइंट है और ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। यहां पर ऊपर वाले पोर्शन के अंदर यानी कि स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर आपका मैंने बताया था, स्पेसिफिक कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर ना आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला के आपका ये यूनिट है, सॉरी चैप्टर है, 80% हो जाएगा और WACC है वो आपका क्या रहेगा, 20% रहेगा। मैं ये आपका टॉपिक वाइज बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे तो आपका 100% हो जाएगा और हर साल आपको WACC से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और हर साल आपको स्पेसिफिक जो आपका कॉस्ट है उससे भी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इन दोनों टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को प्लीज समझिएगा और जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ना उन तमाम बातों पर आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, उन तमाम बातों को यूज करना है, उन तमाम बातों को लिख लिख करके देखना है ताकि आप लोग हर एक न्यूमेरिकल को बड़े प्यार से बड़े आराम से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर धुआं धुआं कर सके। ठीक है, अब सवाल आता है क्या सर इसके अलावा भी कोई कैटेगरी बनती है? यस बनती है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। सर ये तो मैंने आपको पढ़ाया, एक आपका स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया, एक आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, एक होता है MCC। MCC का फुल फॉर्म होता है, जरा गौर फरमाइएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आप लोग कोई एडिशनल फंड को रेज करते हैं, उसका जो कॉस्ट होता है ना वो क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। ठीक है, अब ये अब हम लोग क्यों करते हैं, अमूमन अलग अलग फिनेंसिंग के अंदर, न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर फिनेंस करने के लिए करते हैं। तो ये एग्जाम हमारी सिलेबस के अंदर भी नहीं है, ना ही हमें पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग फंड। ठीक है, यानी कि हम लोग जितने भी फंड है उनका एवरेज ले लेंगे, ये आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के काम आता है। इसी तरीके से हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ फंड रेज इन द पास्ट। ठीक है ना, यानी कि हमने पास्ट के अंदर जो भी आपके फंड रेज किए हैं ना उनका कॉस्ट आप लोग यहां पर निकालेंगे और ये आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस के काम आता है, जो हम लोग यहां पर ग्रेजुएशन बेसिस पे नहीं पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से लास्ट एंड फाइनल जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा फ्यूचर या प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ए फ्यूचर फिनेंसिंग, माने फिनेंसिंग प्लानिंग एंड द इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर हम लोग इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे आज की क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास के अंदर यूनिट 3 को मैंने ब्रीफ किया, मैंने बताया चैप्टर 5 के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, हमने पढ़े
फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म। इसके अलावा हमने पढ़ा सर यहाँ पर आपका अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर मल्टीपल हमारे कॉस्ट फैक्टर आ जाएंगे। एक आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसी तरीके से छोटे छोटे अलग अलग आपके क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है, जिनको आपको पढ़ लेना है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है और ऑलमोस्ट 20% सिलेबस हमारा इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये जो छोटा सा क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, आपको समझ में आया होगा। सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।